जैसे ही आशना ने वो लाल मखमल का बॉक्स खोला, वैसे ही उसके सामने एक चमचमाती हुई पिंक कलर की हीरे की अंगूठी बाहर आई, जिसे देखकर आशना पूरी तरह से मंत्रमुग्ध हो गई थी। इतने कालीन अंदाज से उस अंगूठी को बनाया गया था कि आशना की आंखें उस पर से हट ही नहीं पा रही थी। सूरज की रोशनी में वो हीरा ऐसे चमक रहा था जैसे ब्रह्मांड का कोई ध्रुव तारा आशना की कैद में आ गया हो। हीरा वाकई में अपनी खूबसूरती के परचम लहरा रहा था। क्या शानदार तरीके से उसे दिल का आकार देकर उस अंगूठी में पिरोया गया था। पिंक कलर का हीरा। उस अंगूठी को देखकर आशना को शांति का एहसास हो रहा था। हाँ, वो अलग बात है कि अभी आशना की जिंदगी में शांति का नामो निशान भी नहीं था। आशना ने उस लाल मखमल वाले बॉक्स पर लोगों को देख लिया था, स्वारोस्की, और आशना ये बहुत अच्छे से जानती थी कि अगर इस ब्रांड की कोई साधारण सी चीज भी ली जाए तो उसके दाम आसमान छूते हैं। तो अभी तो आशना के सामने कस्टम मेड हीरे की अंगूठी थी, और तो और उस अंगूठी में सिर्फ वो एक पिंक कलर का ही हीरा नहीं था, उसके आजू बाजू और भी छोटे छोटे हीरे जड़े हुए थे। इसलिए आशना जानती थी कि इस अंगूठी की मूल्य उसकी सोच से भी कई गुना ज्यादा होगी। उस अंगूठी को बॉक्स में देखते देखते शायद आशना बोर हो गई थी, इसलिए आशना ने अचानक उस अंगूठी को बॉक्स से निकाला और अपनी उंगली के बीच रखते हुए उसे दिन के उजाले में और भी ज्यादा बारीकी से देखने लगी थी। गर्वित के अलावा इस पूरे छोटे राजमहल में आशना और नौकर गोपाल के अलावा और कोई भी नहीं था। अगर वो असली संजना होती तो उस अंगूठी के खर्च को आराम से वहन करने की सोच भी सकती थी, क्योंकि संजना के पास तो बहुत पैसा था। हालांकि आशना और नौकर गोपाल दोनों ही कर्जे में डूबे हुए खिलाड़ी थे, और अगर उन दोनों की पूरी जिंदगी की जमा पूंजी भी इकट्ठी कर दी जाए तो भी वो दोनों इस अंगूठी को नहीं खरीद सकते थे। बचा कौन? गर्वित। तो शायद ये अंगूठी उसी ने खरीदी होगी। इससे पहले कि आशना ये तय कर पाती कि इस अंगूठी का असली मालिक कौन है, आशना ने उस अंगूठी पर कुछ शब्दों को गड़ा हुआ पाया, जिस पर लिखा था परेशान करने वाली। परेशान करने वाली। जैसे ही आशना ने उन शब्दों को पढ़ा, उसे एहसास हुआ कि उस निकनेम से तो गर्वित उसे प्यार से बुलाता है। तो जैसा आशना ने सोचा था बिल्कुल वैसा ही हुआ था। गर्वित ने ही उस अंगूठी को खरीदा था, लेकिन क्या गर्वित ने अपनी परेशान करने वाली औरत के लिए उस अंगूठी को बनवाया था? और तो और आशना की वजह से ही अब संजना का नाम परेशान करने वाली औरत हो गया था। यह सब सोचते ही आशना के शरीर में खून दौड़ने लगा था। सोचने वाली बात यह थी कि आशना ने संजना की जिंदगी को गर्वित के सामने कितना अच्छा बना दिया था। जो काम संजना नहीं कर सकी वो आशना ने कर दिखाया था। लेकिन बात यह भी थी कि गर्वित को प्यार संजना से नहीं बल्कि आशना से हुआ था, और संजना उस प्यार को हमेशा के लिए खत्म कर देना चाहती थी, जिससे उसका करियर ठीक से चलता रहे। कल दोपहर को जब आशना बिस्तर में पड़ी हुई थी और गर्वित छोटे राजमहल से बाहर निकल रहा था, तब आशना ने उसे खिड़की से बाहर कुछ फेंकते हुए देखा था। लेकिन आशना इतनी ज्यादा थकी हुई और उसकी आंखें बार बार बंद हो रही थी कि उसे लगा कि वो कोई भ्रम में है, कोई सपना देख रही है। लेकिन वो भ्रम तो आशना के सामने हकीकत बनकर बाहर आ गया था। आशना ने तुरंत अपना सर ऊपर की ओर उठाते हुए छोटे राजमहल के दूसरे माले की तरफ नजर दौड़ाई। आशना जहां खड़ी थी उसके ठीक ऊपर मास्टर बेडरूम की खिड़की थी, जहां से गर्वित ने कल दोपहर को उस अंगूठी को उस बॉक्स के साथ फेंक दिया था। यह देखते ही आशना का दिमाग थम सा गया था। उसके शरीर में सिर्फ खूनी उबाल नहीं मार रहा था, बल्कि उसकी छाती में तेज दर्द और उसका दिल तेज धड़कनों के साथ धड़क रहा था। आशना ने अपने हाथ में जो फूलों की पंखुड़ियों के डब्बे को पकड़ रखा था वो उसके हाथ से छूट चुका था, और गार्डन में वो फूल दोबारा से किसी पतझड़ के मौसम की तरह बिखर चुका था। नौकर गोपाल ने आशना के कहे अनुसार 1 से 1.5 घंटे की नींद ले ली थी और उसके बाद खाना बनाने लगा था। खाना बन जाने के बाद नौकर गोपाल आशना को देखने, या यूं कहें कि लंच के लिए बुलाने के लिए ऊपर मास्टर बेडरूम में गया था, लेकिन आशना उसे कहीं भी दिखाई नहीं दी थी। नौकर गोपाल ने पूरे दूसरे माले को खंगाला, आशना कहीं भी नहीं थी। किचन के पीछे वाले गार्डन को देखा, आशना वहां पर भी नहीं थी।
नौकर गोपाल ने आशना को ढूंढने के लिए बैठक कक्ष का मेन दरवाजा जैसे ही खोला, उसने देखा कि आशना गार्डन में सूरज की किरणों के ठीक नीचे खड़ी है। भले ही सर्दी का मौसम था, लेकिन दोपहर के समय सूरज अपनी आग उगलता था। जैसे जैसे नौकर गोपाल के पैर आशना की तरफ बढ़ते गए, नौकर गोपाल को एहसास हुआ कि आशना का खूबसूरत गोरा चेहरा सूरज की किरणों से पूरी तरह झुलस गया था और लाल पड़ चुका था। उसका शरीर पसीने से पूरी तरह भीग चुका था। जैसे ही नौकर गोपाल ने आशना का यह अंदाज देखा, उसके कदम अब चल नहीं रहे थे। वो भागता हुआ आशना के पास पहुंचा और कहा, मिसेस गर्वित, आप अभी तक पूरी तरह से ठीक नहीं हुई हैं। आप यहां धूप में खड़े खड़े क्या कर रही हैं? आशना अपनी ही दुनिया में खोई हुई थी। आशना को तो यह एहसास भी नहीं था कि नौकर गोपाल उसके पास आया है। और तो और आशना के कानों में नौकर गोपाल के शब्द भी नहीं पड़े थे। आशना का ध्यान तो बस अपने हाथों में पकड़ी उस अंगूठी पर था और न जाने आशना किन ख्यालों के आसमान में घूम रही थी। मिसेस गर्वित, ये कहते हुए नौकर गोपाल ने आशना के हाथ को पकड़ते हुए हल्का सा हिलाया, लेकिन आशना इस कदर उस अंगूठी के ख्यालों में बहक चुकी थी कि आशना ने नौकर गोपाल की तरफ देखा भी, लेकिन कुछ समय तक उसे कोई फर्क ही नहीं पड़ा था। कुछ 1 मिनट बाद जब आशना वापस धरती पर लौटी तो उसने नौकर गोपाल की तरफ देखते हुए कहा, हाँ, की आवाज के साथ प्रबोधन किया, लेकिन वो आवाज भी आशना के मुंह से इतनी धीमे स्वर में निकली थी कि नौकर गोपाल के कानों में घुसी ही नहीं थी। मिसेस गर्वित, लंच तैयार है। बाहर देखिए सूरज कितनी आग उगल रहा है। आपका चेहरा लाल पड़ चुका है। मुझे लगता है कि आपको अंदर चलना चाहिए। ये कहते हुए नौकर गोपाल का ध्यान आशना की उंगली के बीच थमी उस हीरे की अंगूठी और उस लाल मखमल के बॉक्स पर गया और उसने तुरंत आश्चर्य का भाव दिखाते हुए आशना से पूछा, मिसेस गर्वित, ये सब क्या है? वहीं दूसरी तरफ माधुरी आज 3 बजे गौतम से कैफे में मिलने वाली थी, लेकिन जानबूझकर माधुरी 2 बजे ही कैफे पहुंच चुकी थी। कैफे में सबसे कोने वाले सोफे पर माधुरी जाकर बैठ चुकी थी और अपने फोन के कैमरे का इस्तेमाल करते हुए अपने मेकअप को बार बार देखे जा रही थी। करीब 2:45 पर माधुरी सोफे से उठी और वॉशरूम चली गई थी। वॉशरूम जाने के बाद उसने एक बार फिर अपने मेकअप को टचअप दिया और अपने होंठों पर वापस से लिपस्टिक को लगाया। अपने आप को अच्छे से निहारने और अपनी खूबसूरती को सुनिश्चित कर लेने के बाद ही माधुरी अपनी हाई हील्स में वॉशरूम से बाहर आई और वापस अपनी जगह पर जाकर बैठ गई थी। दरअसल माधुरी यहां एक तीर से 2 निशाने लगाने आई थी। वो गौतम को सच्चाई तो बताना ही चाहती थी, लेकिन साथ ही साथ गौतम को अपनी अदाओं में लुभाना भी चाहती थी। कहीं न कहीं माधुरी को अपनी खूबसूरती पर अभी यकीन था कि वो गौतम को प्रिया से अभी भी छीन सकती है। जैसे ही माधुरी अपनी सीट पर बैठी, वैसे ही कैफे का दरवाजा खुला और गौतम अंदर आया। उसकी गर्दन पूरी कैफे को अच्छे तरीके से दिख रही थी, जैसे मानो वो माधुरी को ढूंढने की कोशिश कर रहा। जब गौतम की आंखें माधुरी जहां बैठी थी उस दिशा में गई तो माधुरी ने अपना हाथ ऊपर उठाते हुए उसे हिलाया और गौतम को अपने वहां पर बैठे होने का संकेत दे दिया था। जब गौतम माधुरी की तरफ बढ़ने लगा तो कैफे की वेट्रेस ने उसे ग्रीट किया। गौतम ने धीमे अंदाज में उस वेट्रेस को कुछ कहा, लेकिन वो माधुरी को सुना ही नहीं दिया था। माधुरी ने जैसा सोचा था, गौतम उससे कई गुना ज्यादा हाइट में लंबा था। 8 साल बाद माधुरी गौतम को अपनी आंखों से देख रही थी। बदलाव दिखने तो स्वाभाविक थे। गौतम के चेहरे पर एक असीम मुस्कान थी जो उसकी प्रौढ़ता को दर्शा रही थी। जैसे जैसे गौतम माधुरी के नजदीक आता गया, वैसे वैसे माधुरी के शरीर में एक अजीब एहसास होने लगा था। माधुरी का दिल इतना जोरों से धड़कने लगा था कि उसे डर लग रहा था कि कहीं उसका दिल उसके मुंह से बाहर ना निकल जाए। जब गौतम माधुरी के टेबल के पास पहुंच गया तो वो तुरंत ही बैठा नहीं था, बल्कि उधर ही खड़े खड़े सबसे पहले उसने माधुरी से माफी मांगते हुए कहा, मुझे माफ करना, मेरी वजह से तुम्हें इतना इंतजार करना पड़ा। उसके बाद गौतम माधुरी के सामने वाले सोफे पर बैठ गया था। गौतम की आवाज पहले की तरह नरम नहीं थी, बल्कि काफी गहरी हो गई थी। उसकी आवाज में अब मर्दाना झलक रहा था। गौतम की आवाज सुनते ही माधुरी के हाथ कांपने लगे थे। गौतम को कुछ देर देखने के बाद
माधुरी ने गहरी सांस लेते हुए अपने आप को शांत करने की कोशिश की थी। अपने चेहरे पर मुस्कान को ओढ़ते हुए माधुरी ने गौतम से कहा, कोई बात नहीं, मैं अभी अभी आई हूं, कुछ 5 मिनट पहले। माधुरी के मुंह से निकले शब्दों को सुनने के बाद गौतम ने बदले में माधुरी को भी मुस्कान लौटाई, लेकिन उसके मुंह से कोई भी शब्द बाहर नहीं निकले थे। उसके बाद अपना हाथ हिलाते हुए गौतम ने वेट्रेस को बुलाया। गौतम ने मेनू नहीं देखा, बल्कि वेट्रेस को मेनू को माधुरी को देने का संकेत दिया और कहा, मैं ब्लैक टी लूंगा, शुक्रिया। माधुरी भी कम नहीं थी। माधुरी ने वेट्रेस से उस मेनू को नहीं लिया और कहा, मैं भी वही लूंगी जो इन्होंने मंगवाया है, लेकिन बिना शक्कर के। वेट्रेस पहले मेनू गौतम को देना चाहती थी, लेकिन गौतम ने उसे माधुरी को देने का इशारा किया और माधुरी ने उस मेनू को लिया ही नहीं। अपने हाथ में मेनू थामे वेट्रेस ने मुस्कान के साथ कहा, मैम, सर, मैं जल्दी आपका ऑर्डर लेकर आती हूं। और ये कहने के बाद वेट्रेस वहां से जा चुकी थी। गौतम और माधुरी ने एक दूसरे को कई सालों से नहीं देखा था, लेकिन आज अचानक इस तरह से वो मिल रहे थे। एक सेकंड के लिए तो उन दोनों को ही नहीं पता था कि बात की शुरुआत कैसे की जाए, क्योंकि दोनों को ही इतने साल बाद एक दूसरे को देखते हुए अजीब लग रहा था और ऊपर से उन दोनों का पास्ट भी कुछ खास अच्छा नहीं था। गौतम ने अपनी जेब से अपना फोन निकाला और ये दर्शाने लगा जैसे वो थोड़ा बिजी है। गौतम तो बस ऐसे ही न्यूज देख रहा था। जल्दी वेट्रेस उन दोनों का ऑर्डर लेकर उनके सामने प्रस्तुत हो चुकी थी। गौतम ने वेट्रेस को शालीन अंदाज में शुक्रिया कहा और अपनी काली चाय का कप उठाते हुए उसकी एक चुस्की ली। उसके बाद गौतम ने माधुरी की तरफ देखा और सीधे मुद्दे की बात पर आते हुए कहा, तुमने व्हाट्सएप पर कुछ मैसेज किया था, ये सब क्या है, क्या चल रहा है? ओह, माधुरी के मुंह से यह निकला और उसने तुरंत अपने पर्स में से अपना फोन बाहर निकाला। माधुरी ने अपने फोन में उन 2 फोटोज को ढूंढा जो उसे कल रात किसी से प्राप्त हुई थी। उसके बाद माधुरी ने अपने फोन को आगे बढ़ाते हुए गौतम के चेहरे के पास रख दिया और कहा, देखो, ये दोनों तस्वीरें कल रात को लगभग उसी समय ली गई थी। इसमें 2-2 संजना है। गौतम ने उन दोनों तस्वीरों को बारीकी से देखा, अपने हाथों से उन तस्वीरों को जूम किया और बार बार उन फोटोज को बदल बदल कर देखने लगा। कुछ देर बाद गौतम पूरी तरह से चौंक गया था। माधुरी की आंखें गौतम को ही फाड़ फाड़ कर देख रही थी और माधुरी की पलकें भी नहीं झपकी थी। जब माधुरी ने देखा कि गौतम को लगभग उसकी बात पर भरोसा हो ही गया, तो माधुरी ने गौतम को कहानी शुरू से बताना शुरू किया। जिस दिन मैंने तुम्हें पहली बार व्हाट्सएप किया था ना, उस दिन गलती से मेरी मुलाकात एम्बियंस मॉल में दोनों संजना से हुई थी। मैंने 2-2 संजना को अलग अलग जगह पर देखा और उन दोनों के बीच बस 5 मिनट का ही फर्क था। कोई 5 मिनट में अंडरग्राउंड पार्किंग से कपड़े बदलकर और शॉपिंग करके बाहर आ सकता है क्या भला? बस इस वजह से मुझे शक हुआ और उसके बाद मैंने जांच पड़ताल की। इन दोनों फोटोज में तुम दोनों संजना के पीछे के बैकग्राउंड को देख सकते हो। एक फोटो में गर्वित जीजू का छोटा राजमहल है, तो दूसरी फोटो में गैलेक्सी अपार्टमेंट है। मैंने दोनों जगह की लोकेशन चेक की। गर्वित जीजू के छोटे राजमहल से गैलेक्सी अपार्टमेंट की दूरी लगभग 20 किलोमीटर है और इन दोनों फोटोज के खींचने के बीच में मात्र 3 मिनट का फासला है। अब तुम ही सोचो कि ये क्या हो सकता है? कोई 3 मिनट में 20 किलोमीटर की दूरी तय कर सकता है क्या? सोचने वाली कोई बात नहीं है गौतम, हमारे पास ये सबूत है ना। अब क्या होगा आगे? क्या गौतम उन तस्वीरों को गर्वित को भेजेगा? क्या गौतम गर्वित को यह बताने की कोशिश करेगा कि वो जिस संजना के साथ रह रहा था वो नकली संजना थी? क्या होगा उसके बाद? क्या गर्वित को भी अपना अंदाजा सही लगने लगेगा? लेकिन क्या इस खेल को बिगाड़ने में कोई और भी इस कहानी में आएगा? क्या संजना का खेल उस पर ही भारी पड़ जाएगा? क्या गर्वित के सामने अब सारे राज बाहर आ जाएंगे? उसके बाद क्या होगा? ये सवाल तब तक खत्म नहीं होंगे जब तक आप लोग इस कहानी को आगे नहीं सुनेंगे। ये प्यार नहीं आसान।